गुड मॉर्निंग। आज 9th क्लास में एक चैप्टर है ज्योग्राफी में जनसंख्या। ठीक है, इस जनसंख्या चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है जो हमारे देश की कुल जनसंख्या कितनी है। 2001 की जनगणना के अनुसार से हमारे देश में कुल जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 2011 में कितनी थी, यानी जब देश आज़ाद हुआ है ना 1947 ईस्वी में, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस समय से 51 से जनगणना किया गया है और उस जनगणना के अनुसार बताया गया है जो हमारे देश में, ठीक है, प्रत्येक जनगणना के अनुसार से कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ये चीज़ दर्शाया गया है। उसके बाद इस चैप्टर में प्रति क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर, मतलब कितने व्यक्ति निवास करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, हमारे देश में जन्म दर क्या है, हमारे देश में मृत्यु दर क्या है। ठीक है, उसके बाद लड़कों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या कितना है एक अनुपात में, ये सब इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग के लिए थोड़ा समझिए तो साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आप लोग को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है ज्योग्राफी के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले जनसंख्या। ठीक है, ये आप लोग को एनसीईआरटी के किताब में 6 नंबर चैप्टर है। 6 नंबर चैप्टर में देखिए, ठीक है, ये जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे जनसंख्या कितनी है हमारे देश की, उस जनसंख्या में, ठीक है, कैसे कैसे वृद्धि हुआ है, और वृद्धि होने के बाद उसमें जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, अनुपात कितना है लड़की और लड़का का, ये सब चैप्टर में पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, देखिए अब इसमें पढ़ना है जनसंख्या क्या है। तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। ठीक है, भारत की जनगणना, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। याद रखिएगा, ये सब टॉपिक आपको याद करने वाला है। ठीक है, जो जनगणना किसे कहते हैं, तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। और हमारे देश में जनगणना जो होती है वह 10 वर्षों में किया जाता है। कितने वर्षों में किया जाता है? 10 वर्षों में। और भारत में सबसे पहले जो जनगणना किया गया था वो 1872 ईस्वी में किया गया था। कितना ईस्वी में किया गया था? 1872 ईस्वी में। वैसे 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। इस बार वैसे थोड़ा लॉकडाउन के कारण आगे पीछे हो गया था, लेकिन जनगणना जो होती है वह 10 सालों पर होती है। भारत की कुल जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 1 अरब 2 करोड़ सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 करोड़ 21 लाख सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 1 अरब 21 लाख 1 अरब 21 करोड़ 19 लाख 3,442। ठीक है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, भारत की जनसंख्या के 11 के अनुसार से, एक के अनुसार से था 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख 16,247। कोई बुक में 245 दिया हुआ था। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या अभी जो है वो 1 अरब 21 करोड़, ठीक है, 19 लाख 3,422 अभी की जनसंख्या, मतलब 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार है। अब समझ जाइए 2021 में जनगणना अगर हुई तो लगभग 2 अरब पार कर गया होगा। ठीक है, और लगभग की बात हकीकत है जो 2 अरब पार कर गया है हमारा देश। अगर कहा जाए तो अब चीन को भी पीछे छोड़ दिया है भारत जनसंख्या के मामले में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है 2011 के जनगणना के अनुसार से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। आपको मालूम है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश है, तो जनसंख्या भी यहाँ है। जबकि ठीक है, यहाँ पर 19 लाख सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 19 करोड़ 92 लाख 81,477 है 2011 की जनगणना के अनुसार से। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। जब क्षेत्रफल बड़ा है, राज्य बड़ा है, तो ऑटोमेटिक है जो जनसंख्या ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक ये भी याद कर लीजिएगा, जो भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य अगर है तो वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ 92 लाख 81,477 जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, वो तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य आप लोग देखे जो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 19 करोड़ 92 लाख 81,400
77। अब देखना है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जहां की कुल आबादी 60,07,600, ठीक है, 88 6 लाख, ठीक है, 7,688, 6,07,688 जनसंख्या सबसे कम है। कहाँ का? सिक्किम का। याद रखने के लिए तो ऐसे याद रख सकते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इतना तो याद रह सकता है। अब कहता है भारत की आधी आबादी वाले राज्य कौन कौन है। तो देखिए, भारत की लगभग आधी आबादी 5 राज्यों में निवास करती है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। देखिए, बिहार जनसंख्या के मामले में आगे है बिहार, ठीक है, क्या कहता है, उदंग यानी चोर डाकू के मामले में आगे है, और शिक्षा के मामले में सबसे पीछे, नीचे से 2 नंबर पर है। 1 नंबर में उड़ीसा और 2 नंबर में बिहार, नीचे से। लेकिन देखिए, जनसंख्या में 3 नंबर पर है। 1 नंबर में है यूपी और 2 नंबर में है महाराष्ट्र और 3 नंबर में है बिहार। बिहार में भी ऐसे है नारा, जो हम 2 और हमारे दर्जन 2, बहुत आदमी को मिलेगा। कई आदमी के यहाँ तो क्रिकेट टीम भी मिलेंगे, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। और कल आप लोग को हम बतलाए थे, जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व पश्चिम बंगाल में है, बतलाए थे, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। इतना पढ़े थे ना। देखिए, भारत में जनसंख्या का घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार कहाँ कहाँ है, ये आज हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा फिर से। देखिए, कहता है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चूंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए बिहार का वर्णन किया है। लेकिन अगर पूरे भारत की वर्णन की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। याद है ना, कल पढ़ाया गया था आप लोग को। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ पर बिहार का जिक्र किया गया है, हम लोग बिहार से हैं, इसीलिए पहले देना चाहिए पश्चिम बंगाल, लेकिन पहले बिहार दिया क्योंकि हम लोग बिहार से पढ़ रहे हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, ठीक है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। देखिए आगे, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो कौन कौन राज्य है, उसमें नाम दिया है अरुणाचल प्रदेश है सबसे कम वाला। उसके बाद जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब जनसंख्या की वृद्धि दर, ये सब चीज आप लोग को कल हम, ठीक है, क्लास में बतला दिए थे, लेकिन वही चीज को फिर से आज आप लोग को बतला रहे हैं। कहता है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होता है। कहीं जनसंख्या बढ़ जाती है तो कहीं जनसंख्या घट जाती है, लेकिन घटने का अब चांस नहीं के बराबर में है, क्योंकि ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का निर्माण हो गया है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देश में जो मरने वाले लोगों को भी बचा लिया जाता है। तो जब मरने वाले लोगों को भी बचा लिया जाएगा तो जनसंख्या कभी कमेगा क्या? जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन और आगे की ओर बढ़ते चली जाएगी। कहता है इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत वृद्धि के द्वारा। निरपेक्ष वृद्धि क्या होता है, सो देखिए, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनगणना जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनगणना से घटाया जाए और तब जो प्राप्त होता है उसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है, जिसको हम लोग अनुपात में व्यक्त करते हैं। कल आप लोग को अनुपात भी पढ़ाया गया था, आगे फिर हम लोग देखेंगे। वार्षिक वृद्धि, प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के घटक, अब जनसंख्या वृद्धि का जो घटक है कौन कौन पर निर्भर करता है जनसंख्या वृद्धि, वो देखिए। 1 नंबर में है जन्म दर, जो कि हम कल आप लोग को बतलाए थे। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में जनसंख्या जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही है, ठीक है। दूसरा है आप लोग को मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और हम लोग ये कल पढ़े थे, जिसमें बतलाया गया था जो जनसंख्या की मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में ज्यादा फर्क है।
जन्म दर जो है यह काफी बढ़ते रहता है और मृत्यु दर घटते रहता है, क्योंकि मृत्यु अब बहुत कम लोगों को होती है। पहले प्राचीन समय में, बहुत दिन पहले बीमारी जो होता था तो गांव का गांव साफ हो जाता था। इसका कारण क्या था? जो इलाज नहीं था। अब ऐसी बातें हैं, पहले अगर कुत्ता काट लेता था, पहले अगर सांप काट लेता था, पहले अगर लोगों को बुखार लग जाता था, पहले लोगों को हैजा यानी उल्टी होने लगता था, ठीक है, तो इसमें क्या होती थी? लोग कंटिन्यू मरने लगते थे। अब ऐसी बातें हैं, अब ये सब का इलाज है, तो ऑटोमेटिक है जो जन्म दर बढ़ेगा और मृत्यु दर घटेगा। प्रवास मतलब क्या होता है? जब काम की तलाश में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। लोग का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। भारत में अधिकतर प्रवास गांव से शहर की ओर तरफ होता है, क्योंकि शहरों में बेहतर रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य इन लोगों को आकर्षित करते भारत में प्रवास के कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, और खास करके उसमें बिहार है। बिहार में कोई शिक्षा मतलब, ठीक है, न अच्छी व्यवस्था है कोई काम का, न कोई कल कारखाना है, न ही उतना उन्नत व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई की, तो लोग बिहार छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है जो बिहार की जनसंख्या कमेगी। इस मामले में, प्रवास की मामले में, कुछ दिन पहले भी आप लोग देखे होंगे जो बिहारी को मार रहा था दूसरे राज्य में, नहीं, तो ये सब होते रहता है हमारे यहाँ, और हम लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है, प्रवास कर जाते हैं। अब कहता है क्या? आयु संरचना, ठीक है, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को दर्शाती है। बच्चे 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते। इन्हें केवल भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने की जरूरत होती है, ठीक है। और आप लोग को बताया था जी, ये बच्चे को हमारी फैमिली में क्या उसकी स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं है। कपड़ा चाहिए तो चाहिए, ठीक है, मेला देखने के लिए पैसा चाहिए तो चाहिए, इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता ऊपर में, ठीक है। और इसकी भरपाई कौन करते हैं? जो हमारे घर के मालिक होते हैं वही करते हैं। वैसे 15 वर्ष से 59 वर्ष के लोग, यही जो उम्र के लोग होते हैं ना, ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इन्हीं के ऊपर हमारा देश टिका हुआ है। ये देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होती है तथा यही देश के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं, और यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है, यही काम करते हैं। और काम करके एक इसको और एक इसको दोनों को भरपाई करते हैं। वृद्ध, 59 वर्ष से अधिक लोग को वृद्ध कहा जाता है। ये अधिकतर समूह उत्पादक नहीं होते तथा ये कार्यशील तथा अवकाश प्राप्त दोनों हो सकते हैं। ये अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं, इनको काम करने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। और आप लोग को मालूम है, जब भारत सरकार में भी और बिहार सरकार में भी जिनका उम्र 60 वर्ष पूरा जाता है उनको रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद इस पर डिपेंड करता है जो क्या काम करने के इच्छुक हैं। अगर काम करने के इच्छुक हैं तो फिर उनको आधा वेतन पर, आधा सैलरी पर जॉब दे दिया जाता है। अक्सर देखते होंगे आर्मी वाले को, ठीक है, आर्मी वाले को पहले आर्मी से रिटायर करते हैं तो उनको फिर दे दिया जाता है जेल वाले में, चाहे कहीं पर गार्ड वाले में जॉब दे दिया जाता है, ठीक है। या रेल ड्राइवर में भी जब उनका उम्र पुर जाता है तो उम्र पुरने के बाद उनको हटा दिया जाता है, यानी 60 वर्ष के बाद। फिर भी वो चाहते हैं जो जॉब करें तो आधा सैलरी पर या 60% जो होता है पूरा सैलरी का, उतना परसेंट उनको सैलरी दे करके फिर से उनसे काम करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आते हैं आपको किसमें? वृद्ध में। अब वृद्ध कितना वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं? तो 59 वर्ष से ऊपर। तो ये तीनों याद रहेंगे। बच्चे कब से कब तक के होते हैं? 0 से लेकर के 15। काम करने वाले जो होते हैं वो होते हैं 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष। 59 वर्ष से ऊपर वाले जो होते हैं वो वृद्ध होते हैं। तो काम करने वाले कौन होते हैं? यही 15 से 59 वाले, और इसी के ऊपर हमारा देश टिका हुआ है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, लिंगानुपात, यही कल हम बतलाए थे, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इसमें हम कई देखे थे कल। देखिए, भारत में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 943 का मतलब कि 7 देंगे तो हो जाएगा उधर कितना? 50 और 50 57। अगर 1000 पुरुष का कंपेयर किया जाए तो वहां पर कितनी महिलाएं होगी? 943। तक कितना लड़की कम है? 57 लड़की कम है। ध्यान रखिएगा ये चीज। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1084 है, जबकि दिल्ली में लिंगानुपात 866 है। केरल में बढ़िया है। चलिए देखिए, लड़की से मैं यस सर कहती है, नहीं लड़की लोग का यहाँ पर जनसंख्या बड़ा सुंदर है। साक्षरता दर अब देखते हैं।
भारत में साक्षरता दर कैसा है? तो एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 या उससे अधिक हो तथा किसी भाषा को समझकर लिख और पढ़ सकता है उसे हम साक्षर कहते हैं। साक्षर मतलब समझ गया। और हमारे सीएम महोदय का कहना है जिसको सिग्नेचर करने आता है वो सभी साक्षर हैं। और उसके लिए ठीक है कई योजना वो निकाले। देखोगे आपके विद्यालय में एगो पढ़ाने के लिए अलग से टीचर हुआ करता था। गांव के 10 गो लेडीज को 10 गो जेंट्स को बुला करके उसको नाम लिखना सिखाया जाता था। हाँ, एक सर्व शिक्षा अभियान चला था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 15 वर्ष से ऊपर के लोग को और 60 वर्ष से कम यानी उस बीच में अनुपात में जो होंगे उनको साक्षर करना था। वो अंगूठा नहीं लगा सकते हैं, उनको सिग्नेचर करना है। ठीक है, वो लोग कोई वैल्यू नहीं करते थे, नहीं सीखे, लेकिन फिर भी बहुत आदमी को सिखाया गया, सीखे नहीं शुद्ध लिख करके लेकिन अशुद्धों में लेकिन लिखते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहता है 7 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति को पढ़ने आ गया, लिखने आ गया और समझने आ गया, कम से कम भाषा को समझना और पढ़ना आ जाए, लिखने नहीं भी आएगा, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कह सकते हैं? साक्षर। देखिए, भारत की साक्षरता का स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.08% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता 82.14%, महिलाओं की 65.46% है। तो याद रखिएगा, अब इसमें वृद्धि हुई है, इसमें कमी आई है। अभी अपने बिहार में 2012 या 13 से कंटिन्यू लड़कियां टॉप कर रही है, कंटिन्यू लड़की टॉप कर रही है। अपवाद 2023 जिसमें लड़का टॉप किया है, वरना लगातार लड़की टॉप कर रही है। और हम देख भी रहे हैं ऐसा, जो लड़की का पढ़ाई, हम लोग भी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लड़की लोग का पढ़ाई का थोड़ा स्तर ऊंचा हुआ है। लड़का लोग का ने अभी भी क्लास में बैठल है, बकलेल को देखो पीछे घूमल है। कल इसको बुखार लगा हुआ था और आज एकदम पीछे घूम करके देख रहा है। ये सब लाइफ में कुछ नहीं करेगा, आराम से वो लंच बॉक्स लेगा और सोनबरसा चौक जाएगा। नहीं रे, माइंड में कुछ घुस रहा है, पागल सब। ठीक है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 93.9% है। और भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, न्यू प्रिंटिंग ने है, न्यू ये 2010 में बुक चेंज हुई थी तो उसी का बनाया हुआ है। वरना 1 नंबर में याद रखिएगा वो है कि उड़ीसा है। ठीक है, लेकिन बिहार दिया हुआ है तो हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा शर्म कीजिए आप लोग, जो शिक्षा का स्तर को उठाया जाए, लड़का लोग खास करके ज्यादातर। ठीक है, व्यावसायिक संरचना, यानी हमारे यहाँ व्यावसायिक संरचना कौन कौन सी है सो देखिए। कहता विभिन्न व्यवसायों को करने के लिए देश में भिन्न भिन्न लोग होते हैं और इन व्यवसायों को बांटा गया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में। व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 क्षेत्र में। कौन कौन क्षेत्र है वो? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और खनन आते हैं। जैसे देखिए, खेती के अंतर्गत हम आपको एग्जाम्पल के लिए बतलाते हैं, जो गेहूं उत्पादन करते हैं, तो क्या गेहूं हम लोग पूरा खा जाते हैं? अपने जो खाने लायक है उसको रख लेते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। तो कोई द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग करने वाले हैं वो उसको खरीदते हैं। गेहूं खरीद करके ऊपर वाला उसका छिलका हटा करके अब मैदा तैयार कर लेते हैं। देखिए, हम ही गेहूं दिए, हम ही को मैदा देगा तो 2 रुपया चढ़ा करके देगा। तो उसके बीच में जो 2 रुपया आया वो किसी का उद्योग के अंतर्गत आ गया, और उसी को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र भी आता है। अब हम लोग को दे दिया वो, क्या हम लोग अपने से मैदा तैयार कर सकते हैं? हम लोगों के लिए वो सेवा क्षेत्र भी हो गया। इसमें कम है, परिवहन है, संचार है और सेवा भी आएगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन या ठीक है सेवा क्षेत्र। देखिए, वर्तमान समय में द्वितीय तथा तृतीय व्यवसाय बढ़ने, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के व्यवसाय बढ़ने लगे हैं तथा अधिकांश विकसित देशों में यह व्यवसाय सर्वाधिक लोगों द्वारा किया जाता है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में प्राथमिक कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक है। भारत में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या? कृषि, और कृषि करने वाले सबसे ज्यादा है। कहा भी गया है भारत एक कृषि प्रधान देश है। कहा गया है कि नहीं? भारत एक कृषि प्रधान देश है और पूर्ण रूप से हम लोग उसी कृषि पर आश्रित भी हैं। मान लीजिए अभी हम थोड़ा टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन क्या खाएंगे पैसा? कहीं ना कहीं से तो हम प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर डिपेंड हैं, लेकिन हम उनका महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, हमारे देश में किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
और इसका कारण है, ठीक है, विधि व्यवस्था में गड़बड़ी। तो इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सुधार करना चाहिए और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं उस पर, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी मान लीजिए हम लोग मिठाई खाते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर मिठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या? दूध। कोई किसान दूध निकालेगा, मवेशी पालेगा, दूध निकालेगा, तभी ना फिर उससे मिठाई बनेगी। मिठाई बनेगी तब ना हम लोग खाएंगे। तो वो जो दूध निकालने के लिए गाय पाले हुए, तो उसको हम लोग घटिया कहते हैं, कचरा आदमी है वो, लेकिन दूध निकाल करके देता है तो हम लोग कहते हैं बहुत सुंदर काम है ये, है कि नहीं? तो प्राथमिक क्षेत्र वाले को महत्व देना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोग निवास करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्वास्थ्य की बात किया जाए। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह विकास की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयासों द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है तथा मृत्यु दर में भी कमी आई है। कहता है क्या, हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति में वाकई में सुधार हुआ है। पहले, आज से 10 साल पहले अगर आप जाते सरकारी अस्पताल में तो जंगल इतना इतना कमर भर जंगल मिलता। गाड़ी वगैरह जो थी, 2-4 गाड़ी थी, समझे, सरकारी अस्पताल में, तो गाड़ी पर ऊपर में जंगल चढ़ा हुआ था। लेकिन अब सुधार किया गया है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर समझदार हैं, आप अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं, तो आपके लिए, ठीक है, अब सरकारी अस्पताल में सब रंग का मेडिसिन उपलब्ध है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, एकदम फ्री सेवा है। कई एम्बुलेंस हैं, देखते होंगे, कुछ उसका नंबर होता है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, आपके दरवाजा तक एम्बुलेंस आ जाएगी, है कि नहीं? तो अब ढेर सारा इसमें सुधार किया गया है। कहता है क्या, किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी किशोर जनसंख्या। किशोर 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं और ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन भी है। 10 वर्ष से 19 वर्ष का, जिसमें आप लोग आते हैं। आप ही लोग देश के सबसे बड़े भविष्य हैं। अगर आप लोग में जैसा संस्कार होगा, जैसा बुद्धि होगा, जैसा ज्ञान होगा, उसके अनुसार से हमारा देश विकास करेगा। किशोर को पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है, लेकिन भारत में बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित हैं। रक्तहीनता यानी लड़कियों के शरीर में रक्त ही नहीं है, और इसका कारण क्या है? उसको पौष्टिक आहार जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में बनाई गई थी। क्या क्या बनाई गई थी, सो देखिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। भारत में ही नहीं, बिहार में भी ये चीज लागू है। अभी आप लोग को ड्रेस का पैसा मिलता है ना, शूज का पैसा मिलता है ना, कॉपी किताब तो कुछ दिन पहले डायरेक्ट अकाउंट में आती थी बैलेंस, लेकिन अभी फिर कॉपी किताब मिलने लगा है। कॉपी नहीं, किताब मिलता है नहीं, तो निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना। पहले जो जन्म लेता और बच्चा मर जाता, उसके लिए अब बना दिया गया है सरकारी अस्पताल में। घर पर डिलीवरी होगा तभी ना बच्चा की मौत होने की संभावना होगी, क्योंकि हमारे घर पर उतना व्यवस्था नहीं है। तो आराम से जब ही अगर डिलीवरी जैसी समस्या अगर उत्पन्न होती है, आप कॉल कीजिए, उसका एक नंबर है, एम्बुलेंस आपके दरवाजा पे लगा देगी। आराम से लेकर के जाएंगे वहाँ, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे जो भी अस्पताल कहिए, डायरेक्ट वहाँ पर उसके लिए एकदम जितना होनी चाहिए व्यवस्था वो पूरा व्यवस्था है, तो बच्चा की मृत्यु कम होती है। नहीं, कहता है व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए। जब भी अगर हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो वहाँ पर उसी समय में जो उसका टीका लगने वाला होता है लगा दिया जाता है, कार्ड बना दिया जाता है, और ठीक है, पेरेंट्स जो जाते हैं उनको समझा दिया जाता है आपको इतना दिन पर आकर के ये टीका लगवाना है, इतना दिन पर आकर के टीका लगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उनके लिए गाँव में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी का काम है और आशा बहू का काम है। गाँव में कौन बच्चा जन्म लिया, कौन बच्चा को कौन टीका पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करके, ठीक है, आंगनबाड़ी जो होते ही है केंद्र, उस पर बुलाइए, बुला करके उसको टीका लगवाइए ताकि बच्चा कम मरे, ठीक है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दिया गया। पहले लोग लड़की का जन्म होता तो लोग शोक मनाते, तो कहा गया भाई आप चिंता नहीं कीजिए, लड़की की जो जनसंख्या में कमी आ रही है उसके लिए हम लोग हैं, सरकार का कहना है। अब लड़की को ढेर सारा प्रोत्साहन योजना दे रहा है। जैसे अभी देखिए, 10th पास कीजिएगा तो 10,000, 12th पास कीजिएगा तो 25,000, और ग्रेजुएशन पास कीजिएगा तो 50,000। लीजिए, 50, 25, 75 और 10, 85,000 रुपया, तो ये मोटा रकम है। अब सोचिए, अगर लड़की लोग अगर सोचे, अगर गौर से सोचे और कैलकुलेशन करे, तो पेरेंट्स से 1 रुपया लेने की कोई जरूरत है? 1 भी रुपया नहीं, क्योंकि उसको साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति, ये सब मिल रहा है। लेकिन ये सब उसके लिए है जो रेगुलर और नियमित है, उसके लिए, ठीक है। वैसे हमारा बिहार है, समझ में करते हैं बिहार के सिस्टम को। जाइए या ना जाइए स्कूल,
ठीक है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट बैलेंस आ जाएगा। और कहीं बैलेंस नहीं आया तो आपके पेरेंट्स बंदूक ले करके, तोप ले करके मास्टर के पास पहुंचेंगे, ओ हमारे बेटी के केना ने पाई मिल रहे, केना ने हमारे बेटा का पाई मिल रहे। होता है कि नहीं? अभी सामने वाले स्कूल में हम लोग देखते हैं जो 1 किलो चावल के लिए झगड़ा हो जाता है। शिक्षा उनका बच्चा कितना ले रहा है पेरेंट्स को ये पता नहीं है, लेकिन वो 1 किलो चावल क्यों नहीं मिला, इसलिए वो पूरे फैमिली पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारे समाज के लोगों में भी गड़बड़ी है, जिस वजह से शिक्षा का स्तर नीचे है। वैसे सरकार अब शिक्षा का स्तर पर विशेष ध्यान दी है। देखिए आगे क्या होता है। कहता परिवार नियोजन के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। अभी देखे है ना, हमारे यहाँ चुनाव हुआ था, चुनाव में क्या कहा गया, जिसको 2 बच्चा है वही खड़ा हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, जिसको 3 हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। हुआ था इस बार। तो इस वजह से भी तो लोग जनसंख्या दर पर मतलब कमी करेगा। आने वाला समय में कहेगा जो राशन कार्ड ठीक है उसी को बनेगा जिसको 2 बच्चा है। अगर ये सब चीज लागू हो जाएगा तो जनसंख्या दर में कमी आएगी। जनसंख्या जो दिन प्रतिदिन इतना बढ़ रही है तब कमेगा। देखिए